हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक हायर एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। गाइस, हायर एजुकेशन पे इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ा था। गाइस, सेकंड वीडियो में हमने हायर एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कमेटी और कमीशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, उनका सेटअप और फ्रेमवर्क की बात हम लोग आज करेंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस हायर एजुकेशन के बारे में। तो हमारे इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल सबसे पहले कौन है, टॉप लेवल पे कौन सी एजेंसी है या कौन। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्रियल लेवल पे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसे हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री इसे बनाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू। गाइस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट वर्क करता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो गाइज वहाँ से जो रेगुलेशंस होता है वो चलना शुरू होता है। तो गाइज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर एक एजेंसी वर्क करती है, दैट इज यूजीसी। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। गाइज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम होता है यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को ग्रांट देने का, यानी कि वहाँ पे फंड प्रोवाइड करने का, सो दैट कि वहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए वो कर सकें। गाइज इसके अलावा अगर हम बात करें यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी कब सेटअप हुआ था, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज यूजीसी के लिए जो एक्ट आया था पार्लियामेंट के अंदर वो 1953 के अंदर आया, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में 1956 से 1956 से कॉन्टिन्यूसली यूजीसी है वो वर्क कर रही है, अच्छा प्रोग्रेस दिखा रही है। गाइज यूजीसी एक अगर हम बात करें तो स्टेटूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक एक संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है। गाइज अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो गाइज ये इसका मेन जो फंक्शन होता है वो ग्रांट देने का होता है। ग्रांट देने के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और जो हमारे क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर वो मेंटेन करना यूजीसी का काम होता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में IUC के बारे में, यानी इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल्स के बारे में। गाइस ये इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल्स जो होती हैं वो इनका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, ये आपस में अगर हम बात करें तो विशेष तौर पे इनका जो फंक्शन होता है कि कहीं पे अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फंड की प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह की संस्थाएं क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन करके एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क जो है, मिनिमम जो रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड कराती है। विशेष तौर पे यहाँ से यूजीसी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से यूजीसी नेट में एग्जाम पूछा जाता है, दैट इज यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस, ULI बोलते हैं आप इनको। गाइज अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन को अगर हम बांटें तो 4 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है दैट इज CU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी एग्जाम में या अदर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं, यानी पार्लियामेंट्री एक्ट से बनती हैं। इन पे जो रूल रेगुलेशंस होता है, इनके लिए जो फंड का अरेंजमेंट है, इनके सिलेबस है, बाकी जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू क्या होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, यानी जो पार्लियामेंट डिसाइड करे वही इनके अंदर रूल रेगुलेशंस चलते हैं। गाइस अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 2009 के अंदर, और 2009 के अंदर ये उस एक्ट के हिसाब से रन होती हैं। गाइस इसके बाद हम बात करें इनके बारे में, तो ये विशेष तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट है वो प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही साथ जो मेंटेन करती हैं स्टैंडर्ड्स को, वो भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम होता है। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में स्टेट यूनिवर्सिटी का। अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो काम होता है दैट इज, अगर हम बात करें कौन इनको बनाता है, यानी तो ये क्या करती हैं, असेंबली एक्ट से आती हैं, और जो राज्य सरकारें होती हैं
स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो क्या करती हैं, कानून बनाती हैं, रूल रेगुलेशन बनाती हैं। तो वो डिफरेंट स्टेट हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं डीयू के बारे में, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। इन्हें हम लोग कई बार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। गाइस ये यूनिवर्सिटी होती हैं बेसिकली, इन्हें हम लोग सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसी के अंदर ये वर्क करती हैं, और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो आपके पास केंद्र सरकार होती है, इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह ही बिहेव करती है। किंतु अगर हम बात करें विशेष इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विशेष तौर पे हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन के लिए या रिसर्च एप्टीट्यूड ये रखती हैं। यानी विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो उच्च लेवल की जो संस्थाएं होती हैं ये विशेष तौर पे अगर हम बात करें रिसर्च से ओरिएंटेड होती हैं, फोकस्ड होकर के वर्क करती हैं। गाइस ये अपने आप में ऑटोनोमस होती हैं अपने सिलेबस में। अगर हम बात करें इनके करिकुलम की, अगर हम बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की, अपने एग्ज़ाम की, तो ये सारी जो चीज़ें अपने लेवल पे ही देखती हैं। गाइज अगर हम बात करें एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव उनकी जो मैनेजमेंट काउंसिल होती है उनके अंदर भेज सकते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो गाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है पार्लियामेंट के एक्ट 2003 से वर्क करती है। 2003 के अंदर ये वर्क करती हैं और पार्लियामेंट की इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। किसको रेस्पॉन्सिबल बनाती है पार्लियामेंट, यूजीसी को। तो यूजीसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन जारी करती है, इस तरह से चलती हैं। अगर गाइज हम बात करें इनके नंबर्स की, तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर हम सीयू की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आज की डेट में, अगर आप साइट पे देखोगे MHRD पे, तो वहाँ पे 41 है, 41 यूनिवर्सिटियाँ हैं। लेकिन आज की डेट में 49 यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। आपको देखना है, आपका होमवर्क है, आपको पता करना है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएंगे। गाइज इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी आपको पता करनी है, आयुष यूनिवर्सिटी खुली है, वो कहाँ पे, किस स्टेट में है और कब बनी थी। ये आपके दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। गाइज अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी आज की डेट में अगर हम बात करें तो 394 के आसपास हैं, क्योंकि अभी अपडेट होता रहता है, तो आप इसको एक बारी देख लेंगे। गाइज इसके बाद अगर बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो 124 डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी हैं। पहले 125 थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी को हटा दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस से। तो गाइज इस तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर गाइज हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो 325 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब ये अपडेट होती रहती हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके न्यूज़पेपर देख के आप इनको अपने लेवल पे अपडेट करते रहेंगे। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में AIU के बारे में, यानी अलायंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो गाइज एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये क्या है, आपके पास ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, गेट टुगेदर करती हैं आपस में। अपने जो स्किल्स हैं, अपने इनोवेशंस, आइडियाज़ हैं, यानी लर्निंग को और बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, बातचीत करती हैं। तो ये बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो दिल्ली में है। कब से फंक्शन कर रहा है आपके पास में, तो ऑल इंडिया अगर मान लो एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 1973 से वर्क कर रहा है। विशेष तौर पे ये जो प्रोविज़न देने वाले थे वो हमारे यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग थे, वायसराय थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च काउंसिल्स की, RC की बात करते हैं। रिसर्च काउंसिल्स क्या करती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। देश में जो रिसर्च का वातावरण है, माहौल है, उसे डेवलप करती हैं। लाइक मैं अगर आपसे रिसर्च काउंसिल की बात करूं, जैसे ICMR है, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग, तो ये क्या है, अभी जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए या कोरोना से लड़ाई के लिए ये क्या कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। हमारे इंडिया के अंदर 3 वैक्सीनें जो वर्ल्ड में कम्पीट कर रही हैं, एक वैक्सीन तो 3rd स्टेज तक भी पहुँच चुकी है। तो इसको कौन वर्क कर रहा है, इसको कौन लीड कर रहा है, रिसर्च काउंसिल्स कर रही हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके पास में ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो नई हाइब्रिड जो बीज हैं, फार्मर्स को इंसिस्ट करना है, फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने के लिए प्लान बनाना है, तो वो सारा काम क्या करती है, कौन करती है, रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च काउंसिल्स करती हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। गाइस इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल बॉडी है, दैट इज AICTE,
AICTE आपके पास में एक क्या है, विशेष तौर पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। ये क्या करती है, सारे जो रूल रेगुलेशंस होते हैं आपके पास में, उनको ऑटोनॉमी होती है इनको अपने फील्ड में वर्क करने की। तो सारे अगर हम बात करें जैसे कि IITs विशेष तौर पे, और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसके अंदर वर्क करती है, और यही उनके लिए रूल रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनाती है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं INI के बारे में, यानी जो हमारे पास में इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आप इसे बोलते हैं। तो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में कौन कौन से हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, तो लाइक अगर हम बात करें जैसे एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, अगर हम बात करें IITs की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, और ये किसी भी देश को वर्ल्ड के आगे, या अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में, और बाकी जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं उनमें लीड कंट्री के रूप में स्थापित करने का ये काम करते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है COA के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स का ये वर्क क्या है, आपके जितने भी हमारे यहाँ पे आर्टिस्टिक जो फ्रेम होते हैं, लाइक जैसे विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट के जो आर्टिस्ट होते हैं, यानी पेंटर्स की बात कर लें हम लोग, या हम लोग स्कल्प्टर की बात कर लें, या हम लोग डिजाइन मेकर्स की बात कर लें, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब देखता है, और उनकी प्रॉपर विशेष तौर पे ट्रेनिंग उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि किस तरह से उनका जो हैंड वर्क है उन्होंने किस तरह से किया है, वो विशेष तौर पे ये देखता है। और ये आपके पास अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो लगभग सारे जो हेडक्वार्टर हैं एजेंसी मैंने जितने भी बताई हैं वो सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। कई बार पूछा जाता है, आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है ऑटोनोमस है, कौन सा है स्टेट्यूटरी है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपके पास में ये AICTE ये क्या है, आपके पास में स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। इसके बाद हमने बात करी थी आपके पास में जो रिसर्च काउंसिल है, बाकी तो हमने बात कर ली थी UGC के बारे में, ये भी क्या है आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो आपको उसे विशेष तौर पर ध्यान देना है, हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेट्यूटरी बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी और एजेंसियां हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। गाइस अगर हम बात करें आपके पास में NAAC की, NAAC के बारे में बात करें, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो गाइज इसका जो वर्क होता है वो असेसमेंट प्रोवाइड करने का होता है यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को, और एक्रीडेशन का काम होता है। मीन्स व्हाट कि ये क्या कर सकती हैं, एक्रीडेट कर सकती हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, किसी को एफिलिएट कर सकती हैं। गाइज अगर मैं बात करूं आपके पास में जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटियों को कॉलेज को एफिलिएट करने का राइट होता है या नहीं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, कॉलेज एफिलिएट नहीं कर सकती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलेज एफिलिएशन की, तो ये करता है आपके पास में NAAC का काम होता है। ठीक है गाइज, NAAC जो है आपके पास में ऑटोनोमस बॉडी है। गाइज इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बंगलौर में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 92 में इसका एक्ट आता है, और उसके बाद 94 से ये फंक्शनिंग है, यानी वर्क कर रहा है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं। तो ये रिसर्च फील्ड में इनोवेशंस और आइडियाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एजेंसी है। हम बात करें जैसे कि हमने बताया था आपको, ये जो इंस्टीट्यूट है आपके पास में विशेष तौर पर रिसर्च काउंसिल है, यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में नई नई रिसर्च करने का ये काम करता है। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में NCTC के बारे में, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स, जो आपके पास में काउंसलिंग है या ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड ये क्या करता है, वर्क करता है। विशेष तौर पे गाइस अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है आपके पास में किस तरह की बॉडी है, तो ये भी आपके पास में क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक अगर हम बात करें तो वैधानिक संस्था है, लीगल संस्था है। इसके पास में अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होगा, तो टीचर्स को वेल ट्रेंड करना, उनको गाइडलाइन देना, टाइम टू टाइम उनको स्किल्स के बारे में अपडेट करते रहना, ये विशेष तौर पे इसका काम होता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में BOM की, यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये किस तरह की संस्था है, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पास में क्या है, आपका स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, यानी इसको पार्लियामेंट के थ्रू क्या किया जाता है, एक वैधानिक राइट दिया जाता है। यहाँ पे ये काम क्या करती है,
इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट का काम करती है, वहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट चल रहा है वो सब ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट देखता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं एमसीआई के बारे में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया है। गाइस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर अभी बोर्ड ऑफ मेडिकल जो है वो वर्क करता है विशेष तौर पे। और हम बात करें तो ये किस तरह की बॉडी है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है हमारे पास। इसका काम क्या है, सॉरी अगर हम बात करें आपके पास एमसीआई के बारे में, तो ये वर्क क्या करता है इसका, यानी इंडिया के अंदर जिस भी तरह के इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट विशेष तौर पे, उनके लिए सीट एलोकेशंस, राइट। इसके अलावा वहाँ पे किस तरह के कितने कैंडिडेट के लिए किसको इंस्टीट्यूशन को सीटों को, यानी मेडिकल जो साइंस की सीटें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन का विशेष तौर पर इसका काम होता था। और डॉक्टरों के एक्रीडिटेशन करना या मतलब उनके जो लाइसेंस है वो इशू करना, बाकी चीज़ें देखना इसका काम हुआ करता था। लेकिन करप्शन के आरोप इस पर इतने ज़्यादा लगे कि इसको एमसीआई को एंड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और इसकी जगह पे बोर्ड ऑफ मेडिकल जो है आपके पास रिसर्च वो वर्क करता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास बीसीआई के बारे में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है आपके पास में, ठीक है। एडवोकेट एक्ट 1962 से ये पावर उसके पास आती हैं। तो ये इसका वर्क क्या है बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी लॉयर्स हैं उनके लिए डिसिप्लिन, उनके लिए लाइसेंस इशू करना, उनके लाइसेंस रद्द करना और उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना इसका काम होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हीफा के बारे में, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी ये आपके पास में विशेष तौर पे क्या है, एक जॉइंट वेंचर है केनरा बैंक का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अगर हम इनकी हिस्सेदारी देखें तो गाइज इनकी हिस्सेदारी एमएचआरडी की हिस्सेदारी अगर है तो 91% है और केनरा बैंक की 9% है। गाइज हीफा एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। गाइज ये क्या करती है, इंस्टीट्यूशंस को फंड देने का काम करती है। किस फील्ड में देती है, रिसर्च ओरिएंटेड इनोवेशन के लिए विशेष तौर पे ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसी होती है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई बार मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। गाइज इसका काम क्या है, नेशनल लेवल पे विशेष तौर पे हायर एजुकेशन के लेवल पे जो टेस्ट कंडक्ट कराने का, एग्जाम लेने का ये काम करती है। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम यही लेती है, डीयू की बात कर लें, जीएनयू की बात कर लें या नीट जेई एग्जाम की बात कर लें, तो ये क्या है इस तरह के एग्जाम लेती है। गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट 2017 में इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था और तभी से ये क्या है फंक्शनिंग में है। इसे गाइज सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के अंदर इसे मेंशन कराया गया है, यानी रजिस्टर कराया गया है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं न्यूपा के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा आपके पास में स्टेटूटरी बॉडी है गाइज। इससे पहले अगर हम बात करें तो न्यूपा से पहले ये हुआ करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जो न्यूपा वर्क करता है आपके पास में NIEPA ये वर्क नहीं करता। गाइज न्यूपा क्या है आपके पास, विशेष तौर पे बहुत बार पूछा जाता है, इस पे से आपको मैच करने के लिए आता है, मैच द फॉलोइंग इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो न्यूपा आपके पास कब आया था, कब से फंक्शनिंग है, राइट। तो न्यूपा है आपके पास में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये करता है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस में कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करने का ये काम न्यूपा एजेंसी जो है आपके पास करती है। स्टेटूटरी बॉडी है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष तौर पे प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में। तो गाइज प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास अगर हम कहें कि BBA BCA MCA, राइट, B.Ed M.Ed एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करें कि मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज में तो MBBS BDS आपके पास में MDA BSc नर्सिंग वगैरह है। तो ये सब आपके पास में क्या है मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज में आते हैं। गाइज एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यहाँ पे कितने एम्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एम्स का नंबर पूछा गया था। तो गाइज अभी हम बात करें तो कहीं पे इसको 15 एम्स दिखाया हुआ है, कहीं पे अगर हम बात करें तो 22 दिखाया हुआ है, कहीं पे इसको 12 दिखाया हुआ है। तो गाइज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आज की डेट में 23 एम्स अभी हमारे इंडिया में हैं, जिसमें से 15 फंक्शनिंग है और 8 पे क्या है आने वाले टाइम में वो फंक्शनिंग हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार अगर एग्जाम में अगर 22 भी आता है तो आप इसको देख लेंगे, मतलब वो क्लासीफाई करके एग्जाम में देता है क्वेश्चन। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में। तो राइट IIT हो गया आपके पास में, ITI हो गया, इस तरह के ये टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो गाइस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर IIT कितने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो 23 हैं,
MHRD की साइट के अकॉर्डिंग 23 हैं आपके पास। अगर हम बात करें NIT के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आपके पास में कितने हैं 32 हैं। ये कई साइटों में 31 दिया हुआ है, तो लेकिन आप देखेंगे इसको 32 हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं IIITs के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो 25 इंस्टीट्यूशंस हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस के फील्ड में कोई फंक्शंस के बारे में, दैट इज IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास में एक इंस्टीट्यूशन है, और ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं गाइस। जिसके बाद हम बात करते हैं एम्स के बारे में, तो IIM के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो वो आपका 20 है ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद हम बात करें IISCER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च की बात करें तो ये हमारे पास में क्या है 8 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन का सेटअप है, फ्रेमवर्क है गाइस। कंप्लीट ये जानकारी थी सेटअप के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आएगी, और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तमाम, उनमें बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगली वीडियो में गाइज मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।